नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में जैसा कि आप लोगों को पता है काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग CAG कैग भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिकों, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तीनों को एक साथ कवर कर लेंगे। जितने PYQ हैं उनके माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर आते जरूर हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। क्या है, भारत सरकार का कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? देखिए, परामर्श की बात कर रहा है, किसको? कानूनी विषयों पर भारत सरकार को। तो देखो, एक आपने सुना होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या है? महान्यायवादी को AG भी कहा जाता है, AG अटॉर्नी जनरल। ठीक, इसका उल्लेख, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में है। ठीक है ना, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल यहाँ से पूछा जाता है, आर्टिकल 76 में है। और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब कहने का कि किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है, भारत का एक पर्सनल वकील है, इतना समझ लो। ठीक, तो कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी लिख के आ जाएगा या अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, याद रखना है आपको। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न मतलब, प्रसाद प्रयत्न का मतलब क्या है? तो प्रसाद प्रयत्न का मतलब है कि जब राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा देगा, राष्ट्रपति चाहे उसका जितना वेतन होगा, राष्ट्रपति चाहे उतना कार्यकाल होगा। ठीक है ना, सब कुछ राष्ट्रपति ही चाहेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। तो कौन होता है? तो देखो, इसमें होता है भारत का महान्यायवादी, आपका AG। ठीक है ना, आर्टिकल 76 क्या है इसमें? है कि कार्यकाल, अगर कार्यकाल की बात करें, वेतन की बात करें, ये सभी राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं। कोई फिक्स नहीं होता कि 6 साल 5 साल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे महालेखा परीक्षक का फिक्स होता है 6 साल या 65 वर्ष। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी। तो प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कैसे मिलती है? तो भारत के महान्यायवादी को देखो, पहले तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी योग्यता की बात करें, योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रकार की योग्यता होती है, वही योग्यता सेम महान्यायवादी को लागू होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट को होती है या तो 10 वर्ष या 5 वर्ष, मतलब या 5 वर्ष तक वो कहीं किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वो लगातार अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, है ना, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का बहुत ही अच्छा जानकार हो। ये 3 कैटेगरी होती है, इनमें से कोई एक लागू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए। सेम वही चीज महान्यायवादी को लागू होती है। ठीक है ना, तो योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता है वही सेम इसकी योग्यता है। और नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। क्लियर हो गया? आगे, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सेम क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी या भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, कुछ भी आ जाएगा। तो आपको एक ही चीज करनी है, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत का महान्यायवादी। सेम क्वेश्चन है, कई प्रकार से पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस टॉपिक में बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे PCS दीजिए चाहे वनडे दीजिए। भारत का प्रथम भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है ना, महान्यायवादी आ जाएगा या अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, डायरेक्ट AG लिख के आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल AG। ठीक, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। तो देखो, भारत के अटॉर्नी जनरल या AG या इन्हीं को हम कहते हैं महान्यायवादी, विधि सलाहकार है। किसके विधि सलाहकार है? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। तो भारत सरकार के ये विधि सलाहकार है, याद रखना, किसी पर्टिकुलर कोई पद के नहीं है, ये पूरे भारत सरकार के विधि सलाहकार हैं और भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसको
अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। देखो क्या बोला है, अपने कर्तव्यों में पालन में भारत के राज्य क्षेत्र मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनवाई का अधिकार होगा। तो ऐसा एक ही है महान्यायवादी। भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। भारत सरकार का अगर किसी राज्य सरकार मान लो मध्य प्रदेश से कोई मैटर हो गया तो मध्य प्रदेश के न्यायालय में वो भारत सरकार के पक्ष में जाएगा। ठीक, भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी कोई वकील हायर करे, नहीं, वो महान्यायवादी उसका पर्सनल वकील है, इतना याद रखो। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार करना है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। तो मैंने बताया उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं हमने बताई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता होगी उसी के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। तो ये दूसरा भी आपका सही है। उसके बाद है उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। गलत, ये एक अधिकारी है, इसे संसद के किसी भी सदन, ना लोकसभा ना राज्यसभा, किसी का भी सदस्य होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर सदस्य है तो वो तो एक प्रकार का नेता हो गया, वो नेता थोड़ी ना है। तो ये गलत हो गया। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। गलत। देखो पहली चीज बता दूं, महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है। बाकी हटाया कई को जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को स्वयं हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये चौथा भी गलत हो गया। तो आपका एक और दो, दो सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। अगला, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महान्यायवादी के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह हो। मतलब उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में अगर योग्यता है नियुक्त होने की तो वही महान्यायवादी की योग्यताएं होंगी। बिल्कुल सही है। दूसरा है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। संसद से उसका कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे आपका केवल और केवल पहला सही है। एक चीज याद रखनी है कि महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी जैसे मैंने बताया संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की जो कार्यवाही होंगी, कार्यवाही उसमें भाग ले सकता है। किसी सदन का अध्यक्ष हो सकता है, किसी सदन में शामिल हो सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी सदन में बोल सकता है, अपना वक्तव्य दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। याद रखना, वोट नहीं दे सकता। ये चीजें किसके लिए हैं? महान्यायवादी के लिए। किस में है? आर्टिकल 88 में है। याद रखना, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी स्वयं है और इसके बारे में जितनी भी मैंने जानकारी बताई तो वो आर्टिकल 88 में है। वोट नहीं करेगा वो। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करेंगे हम लोग। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार की एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी आप समझ गए, एजी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। सॉलिसिटर जनरल क्या है? ये है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मतलब ये है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का है। और ये और जिसका उल्लेख है वो है आर्टिकल 165 में। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। इतना याद रखो कि महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल केवल दो ही ऐसे अधिकारी हैं जिनको संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि संसद में बैठने का भाग लेने का अधिकार केवल केवल महान्यायवादी के पास है। याद रखना। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है इस्तीफा देती है। मतलब भारत सरकार, अगर मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कोई महान्यायवादी नियुक्त किया, तो महान्यायवादी नियुक्त किया तो अगर बीजेपी सरकार अपने त्यागपत्र दे देती है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, तो क्या महान्यायवादी भी त्यागपत्र देगा? बिल्कुल नहीं। महान्यायवादी एक अधिकारी है। ठीक है, तो वो त्यागपत्र नहीं देगा, सरकार दे देगी वो अलग बात है, लेकिन महान्यायवादी का उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब सरकार त्यागपत्र दे देगी तो महान्यायवादी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
तो एक और दो दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो गया। और देखो IAS 22 में पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है बिल्कुल। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, तो महान्यायवादी के बारे में हमें विचार करना है। महान्यायवादी AG आर्टिकल 76, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही। समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का सदस्य मैंने नहीं कहा, समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही, बोल भी सकता है वो। लोकसभा में मतदान कर सकता है, बिल्कुल नहीं, वोट नहीं करेगा, ठीक है ना, मैंने बताया नो वोट, वोट नहीं कर सकता वो, ठीक। तो आपका 1 2 3 सही हो गया, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है महान्यायवादी, ऑप्शन ए। देखिएगा, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, कई सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं और ये इतने टाइप से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। भाई, सदन का सदस्य तो नहीं है, महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी बैठक में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कौन, अटॉर्नी जनरल, AG या महान्यायवादी। क्लियर। अगला, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कह रहा है कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी, मतलब उस सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो देखो, अटॉर्नी जनरल किसी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी का सदस्य नहीं होता, मतलब अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही। अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? लोकसभा की, राज्यसभा? तो ये किसी का नहीं होता, याद रखना, किसी का नहीं। मतलब उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अगर उपराष्ट्रपति की योग्यताएं बताऊं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यता है कि वह राज्यसभा में सदस्य होने की योग्यता रखता हो। सदस्य ना हो तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में सदस्य होने की योग्यता रखता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब ये भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो आपका ए भी आपका सही है, तो ए सही है, बी सही है, मतलब उपरोक्त में एक से अधिक, तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो गया। क्लियर, ऐसी लॉजिक लगाना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखो, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में भाग ले सकता है। तो कौन है आपका? महान्यायवादी। क्लियर हो गया। अगला, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य मतलब वह उसका सदस्य नहीं है, वह सदन का सदस्य नहीं है, और किसी एक सदन मतलब कोई भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो देखो, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और भाग ले सकता है, और उपराष्ट्रपति ये भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य सदस्य तो नहीं होता, योग्यता रखता है सदस्य होने की। तो ये दोनों भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए और सी दोनों सही हो गया। तो यहाँ पे ए और सी दोनों करना है आपको। क्लियर, आपको समझ में बात आ गई होगी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन, हमसे अगर बोलता कि संसद के लोकसभा में, तो उपराष्ट्रपति नहीं होता, लेकिन एक सदन बोला है तो दोनों सदनों में से कोई भी सदन आ सकता है, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे इस वजह से सही होगा। क्लियर। अगला, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार, याद रखना, कानूनी सलाहकार। क्लियर। अगला, भारत का सॉलिसिटर होता है, क्या होता है? न्यायिक सलाहकार। भाई, कानूनी सलाहकार आ जाए या न्यायिक सलाहकार आ जाए, बात तो एक ही है ना, न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? अब देखो,
यहाँ बात आ गई राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की अगर बात करो, अभी केंद्र सरकार चल रहा था महान्यायवादी, अभी राज्य सरकार है। राज्य सरकार में क्या होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन? महाधिवक्ता। राज्य सरकार के पक्ष में, राज्य के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखता है कौन? महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार के लिए एक पर्सनल एडवोकेट जो होता है, जैसे केंद्र सरकार के लिए एक पर्सनल एडवोकेट होता है महान्यायवादी, वैसे ही राज्य सरकार के लिए एक पर्सनल एडवोकेट होता है जिसे कहा जाता है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। क्लियर? अगला, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो महाधिवक्ता। याद रखना, ए महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख आर्टिकल 165। एक चीज और याद रख लेना कि जैसे केंद्र में मैंने बताया था, वैसे राज्य में है महाधिवक्ता किसी भी सदन, मतलब विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, आर्टिकल 177 के तहत। ठीक है ना? वहां क्या बताया था? आर्टिकल 76 और 88, यहाँ आर्टिकल 165 और 177। ये चार आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से रट लेना बस। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब इसको सीएजी कैग भी कहा जाता है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 148 148 में है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो 148, 148 में कैग का उल्लेख है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ की लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किसे प्रस्तुत करता है? अब मतलब अपनी रिपोर्ट। कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखते हैं। संसद के पटल पर रखते हैं, पटल पर रखते हैं। मतलब कैग जो है रिपोर्ट बनाई उसने। कैग क्या करता है? कैग जो है भारत सरकार को, भारत सरकार ने जिस भी राज्य सरकार को या जिसे भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसे मान लो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उस रोड बनाने में जितना भी मटेरियल लग रहा है, जितना भी कोई भी कंपनी आ रही है, उसको कितना पैसा देना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें कैग तैयार करता है। कैग निगरानी रखता है कि किसको कितना पैसा दिया गया है भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से। उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। वो राष्ट्रपति फिर उसे संसद में रखता है, और संसद में अंतिम रूप से उस पर चर्चा होती है। क्लियर है? तो निम्न में से कोई नहीं। क्लियर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो कैग के पद का सृजन, तो कैग देखो एक आर्टिकल 148 एक संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल में है, तो संविधान द्वारा किया गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर? अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्त का कार्यकाल होता है। तो कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना, कार्यकाल, अगर कार्यकाल की बात करें तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। याद रखना, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब क्या है? मान लीजिए कैग 60 साल का है, कैग की नियुक्ति हुई और वो क्या है? 60 साल के हैं। अब 60 साल के बाद अगर मान लो 6 साल कार्यकाल रहेगा तो वो हो जाएंगे 66 के, तो ये तो गलत हो गया। तो अब इसको लागू होगा सिर्फ और सिर्फ 65, मतलब 5 वर्ष, सिर्फ 5 वर्ष काम करेंगे। मान लो कैग 63 साल के हैं तो सिर्फ 2 साल काम करेंगे। ठीक है? अब मान लो कैग 50 साल के हैं तो फिर वो 6 साल काम करेंगे, अधिकतम 6 साल, 56 साल तक। ठीक है ना? जो पहले हो जाए वहां तक ब्रेक मार देना है। ठीक? तो यहाँ पे क्या है? 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, कुछ भी आ सकता है। ठीक? अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में किसके समान है? मतलब कैग को पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किसके समान है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों के समान है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है वैसे ही कैग को हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा। लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में आ सकता है। लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों को, और राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जिस सदन में आएगा वहां पास होगा 1/4 के साथ, बहुमत के साथ। फिर 3 सदस्यीय समिति बनेगी, फिर उसके ऊपर जांच होगी। जांच के बाद दोनों सदन मिलकर वोट करेंगे बहुमत के आधार पर। ठीक है? उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे,
उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से हट जाएगा। बस सेम प्रोसेस कैग के लिए भी है, ठीक है। तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी। तो जैसे मैंने बताया कि देखो, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखते हैं। संसद में अंतिम टीका टिप्पणी की जाती है उस पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। एक चीज याद रखना कि कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करते हैं। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कौन? कैग। क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 17 लोकसभा के होते हैं, 5 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। याद रखना, अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। और लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, कोई भी समिति आ जाए, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किससे होती है, कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखना, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो स्पीकर। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारण करता है? कर्तव्य, काम का निर्धारण। तो आर्टिकल 149। यहाँ पे ये नहीं बोला कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति या नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें है, यहाँ उसके कर्तव्य की बात हो रही है, उसके काम की बात हो रही है। तो आर्टिकल 149 है। ठीक है। अगला, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। मतलब कहने का कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसे हटाया कैसे जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। याद रखना, दोनों सदन जब करेंगे बहुमत के आधार पर, जब वोटिंग होगी तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और फिर वो हट जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, सेम। क्लियर। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या नियंत्रक महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो किस समिति का होता है? तो लोक लेखा समिति। एक ही समिति है जो इसके इर्द गिर्द घूमती है और लोक लेखा समिति ही इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। क्लियर हो गया। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होती है। तो देखो, छुट्टी कौन मंजूर करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर रहा है ना। तो छुट्टी कौन मंजूर कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। वो लेटर किसको लिखता है? राष्ट्रपति को लिखता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि, जहां भी निधि आ जाए, चाहे आप कोई हिंदी पढ़ रहे हो, पर्यायवाची पढ़ रहे हो, जहां निधि आ जाए वहां रुपए से मतलब है, पैसे से मतलब है। तो रुपए पैसे का लेन देन का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कहाँ किसको कितना रुपए दिया गया, भारत सरकार ने किसको कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया, है ना। फिर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? कैग, सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक अधिकारी है और एक संस्थान है। भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत के अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो आप सभी को पता है भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता। राज्यसभा में सदस्य होने की योग्यता रखता है केवल। ठीक है। तो लोक लेखा समिति के इसका कोई संबंध नहीं है, लोकसभा की बैठक से इसके कोई संबंध नहीं है, राज्यसभा से संबंध है। किसका? उपराष्ट्रपति का। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ए का हो गया 3। ए का 3 देखो ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। आप एक अच्छा पढ़ोगे। देखो, उपराष्ट्रपति बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अब मैं आपको बता चुका हूं। उपराष्ट्रपति आप पढ़ोगे आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहां से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के। आई होप आपको तीनों चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तीनों चैप्टर एक साथ समाप्त होते हैं। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ज्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप आराम से पीसीएस प्रीलिम्स तक इसमें आप रैंज कर सकते हो, सारे क्वेश्चन उसी के हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।